नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। मैं बाबूलाल चौधरी संज्ञान कोचिंग क्लासेस से। वैसे कि आप सभी को विदित है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो हिंदी व्याकरण के लिए हम प्रारंभ से शुरुआत करते हुए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज की जो अपना इकाई, आज का अपना जो शीर्षक है वो है वर्ण। वैसे आप लोगों ने सुना होगा कि वर्ण जो है ये इसकी उत्पत्ति संस्कृत की व्री धातु से हुई है। वर्ण जो है इसकी उत्पत्ति संस्कृत की व्री धातु से हुई है। ये व्री जो धातु है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण करना, चयन करना या आकार प्रदान करना, यानी या आकार प्रदान करना। वर्ण जो है वो संस्कृत की व्री धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है वर्ण करना, चयन करना या आकार प्रदान करना। तो वर्ण का शाब्दिक अर्थ अगर आप लोगों को पूछे तो व्री धातु से मिलकर बना और वर्ण का शाब्दिक अर्थ हुआ वर्ण करना हो गया, चयन करना हो गया या आकार प्रदान करना हो गया। अब हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। वर्ण जो है उसमें शाब्दिक अर्थ अलग होता है और परिभाषा अलग होती है। तो हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा जो है वो वर्ण की परिभाषा की अगर हम बात करें तो परिभाषा में आप लोग बताएंगे कि भाषा की वह अखंडित वाक ध्वनि जिसका एक बार में उच्चारण हो जाए या जो एक बार में उच्चरित हो जाती है उसे वर्ण कहते हैं। तो वर्ण के बारे में लिखेंगे भाषा, ठीक है। भाषा के बारे में आप लोग जानते हो, भाषा की वह अखंडित वाक ध्वनि, भाषा की वह अखंडित का मतलब होता है जिसके टुकड़े नहीं हो। वर्ण के टुकड़े नहीं कर सकते क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, तो वर्ण के हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए इसको अखंडित कहा गया है। भाषा की वह अखंडित वाक ध्वनि, ठीक है। वाक ध्वनि का मतलब होता है उच्चरित होने वाली ध्वनि, उच्चरित होने वाला वर्ण वो कहलाता है वाक ध्वनि। भाषा की वह अखंडित वाक ध्वनि जिसका एक बार में उच्चारण हो जाए, जिसका एक बार में यानी एक मात्रा के समय जैसा लगे, कम समय लगे, एक बार में उच्चरित हो जाए वर्ण कहलाती है। एक बार में उच्चरित होने वाली ध्वनि वर्ण कहलाती है। तो वापस हम दोहरान करते हैं। वर्ण जो है व्री धातु से मिलकर बना है। व्री धातु संस्कृत से आई है और व्री का मतलब होता है वर्ण करना नहीं हो, चयन करना भी हो सकता है या आकार प्रदान करना भी हो सकता है। परिभाषा की अगर हम बात करें, ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ वर्ण का। अब परिभाषा की बात करें तो भाषा की वह अखंडित यानी जिसके टुकड़े नहीं हो। वाक ध्वनि यानी वाक और ध्वनि से मिलकर बना है, जिसका मतलब बोले जाने वाली ध्वनि जिसका एक बार में उच्चारण हो जाए या एक बार में उच्चरित हो जाए वह वर्ण कहलाती है। तो ये हो गई वर्ण की परिभाषा और वर्ण का शाब्दिक अर्थ। अब हम पढ़ते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के जो है दो भेद माने गए हैं। वर्ण के कितने भेद माने गए? वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला जो भेद होता है वो कहलाता है स्वर। पहला जो भेद होता है वर्ण के भेद। अगर वर्ण के भेदों की अगर हम बात करें तो वर्ण के दो भेद माने गए हैं। पहला जो वर्ण का भेद होता है वो कहलाता है स्वर। पहला जो भेद होगा वो कहलाएगा स्वर। और दूसरा जो वर्ण का भेद होता है वो कहलाता है व्यंजन। दूसरा जो भेद होता है वो कहलाता है व्यंजन। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो, स्वर और व्यंजन। अब हम स्वर के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। स्वर क्या होते हैं? तो स्वर जो है स्व यानी अपने आप में, और र यानी रूप से, यानी वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अपने आप में स्वतंत्र हो, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों का सहयोग नहीं लिया जाता हो, स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या की अगर हम बात करें तो स्वरों की संख्या जो है वो 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। एक बार स्वर की परिभाषा दोहरा देता हूँ। स्व यानी स्वतंत्र भी कह सकते हैं, स्व यानी अपना भी हो सकता है, यानी अपने आप में स्वतंत्र हो, अपना अर्थ स्वयं प्रदर्शित करे, किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ले, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर का मतलब वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या हिंदी में 11 होती है। हिंदी व्याकरण के तहत हिंदी में 11 जो है स्वरों की संख्या मानी गई है। कौन कौन से स्वर होते हैं? 11 संख्या देखो। सबसे पहले हमने आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा ए, आ, ई, उ, री, ए,
ऐ, ओ, औ, ये 11 स्वर हो गए। स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 11। हिंदी में मूल रूप से ये स्वर होंगे 11 स्वर है, और ये 11 स्वरों के अलावा 12वां और 13वां स्वर नहीं होता है। वो संस्कृत में 13 स्वर होते हैं, उस समय की बात। अपने तो स्वर जो है हिंदी में 11 स्वर होते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 स्वर हो गए। अगर हम बात करें कि स्वर जो है 11 होते हैं, तो स्वर के कितने भेद होते हैं? ये तो हो गए स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं। अब अगर हम बात करें कि स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के भेद जो है मात्रा व उच्चारण के आधार पे, मात्रा व उच्चारण के आधार पे स्वर के भेद हम बात करते हैं मात्रा व उच्चारण के आधार पे, मात्रा व उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, मात्रा व उच्चारण के आधार पे स्वर के भेद। मात्रा व उच्चारण के आधार पर यानी उच्चारण में कितना समय लगता है, मात्रा में कितना समय लगता है, तो उसके आधार पर स्वर के कितने भेद माने गए। तो मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने? 3 भेद माने गए हैं। मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद माने गए हैं। पहला जो स्वर है उसे हम कहेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कहेंगे। ह्रस्व है के अंतर्गत र है, और र पूरा वाला र है आधा है, र पूरा है। अगर आप लोग इसको शुद्ध लिखे तो ह्रस्व ऐसे भी लिख सकते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर जो है इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वरों को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर के अलावा इनको निमेष भी कहा जाता है। इनको निमेष भी कहा जाता है। इनको निमेष भी कहा जाता है। तो स्वर जो है, पहला जो स्वर का भेद है वो है ह्रस्व स्वर कहेंगे इसे, या ये शुद्ध रूप लिख सकते हैं ह्रस्व, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर या निमेष। अब इनका अर्थ क्या होता है? ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे, मूल स्वर किसे कहेंगे, ये जानकारी तो आप लोगों को मिली होगी। ह्रस्व भी पढ़ा होगा, मूल स्वर भी पढ़ा होगा, लेकिन एक मात्रिक या निमेष, तो इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो स्वर का जो पहला भेद होता है ह्रस्व स्वर, यानी वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, ह्रस्व, मूल, एक मात्रिक या निमेष कहलाते हैं। तो ये तो हो गई इनकी परिभाषा की बात। अब अपने लिए एक नया शब्द आया, निमेष। निमेष का शाब्दिक अर्थ क्या है? निमेष होता क्या है? तो निमेष का जो अर्थ होता है, निमेष का मतलब होता है पलक झपकना। निमेष का अर्थ होता है पलक झपकना। अब यहाँ पे पलक झपकना का मतलब जो है अपने स्वर से किस तरह लेना देना है, तो स्वर का मतलब होता है यानी अगर हम उच्चारण करेंगे किसी वर्ण को, तो अगर पलक झपकने जितना समय लगे, यानी उस वर्ण को उच्चारण करने में पलक झपकने जितना समय लगे, उन्हें हम निमेष कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर है, मूल स्वर है, एक मात्रिक स्वर है, इन्हें निमेष भी कहा जाता है। अब परीक्षा में पूछा जाने वाला, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न इस प्रकार होता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, या मूल स्वर किसे कहते हैं, या निमेष का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आप लोगों को बताना है कि ह्रस्व स्वर है या मूल स्वर है। ऐसा प्रश्न रिपीट हुआ है। ह्रस्व या मूल स्वरों का प्रश्न रिपीट हुआ है। तो इनकी संख्या की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या होती है 4। ह्रस्व या मूल स्वरों की संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं, यह भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसकी संख्या होगी 4। अ होगी, ई होगी, उ होगी और री होगी। यानी स्वर के 11 प्रकार में से 4 जो प्रकार है, यानी 4 जो स्वर है, इन्हें जो है ह्रस्व स्वर कहेंगे, इन्हें लघु स्वर भी कहते हैं। लघु का मतलब छोटा हो गया, मूल स्वर भी कहते हैं। तो अ, ई, उ और री, ये 4 जो स्वर है, इन्हें ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहा जाता है। परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर नहीं है, निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर नहीं है। ऑप्शन में आया हुआ है, ऑप्शन में आया है आ, ऑप्शन में आया ई, ऑप्शन में आया ए और ऑप्शन में आया दीर्घ री, जो ये संस्कृत का होता है। दीर्घ री जो संस्कृत का होता है। निम्नलिखित में से ये री, ये जो री है ये वाला, इसमें तो आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर जो है ये होगा, ई वाला ह्रस्व स्वर होगा, ए जो है दीर्घ हो गया, ए भी दीर्घ हो गया, और ये बड़ा री जो है ये भी दीर्घ हो गया। तो ह्रस्व स्वर जो है ये ह्रस्व स्वर कह दो या मूल स्वर कह दो, तो इसमें ई होगा, इसमें ई होगा।
तो इस तरह का प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो है इनकी संख्या 4 होती है, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। पलक झपकने जितना समय लगे इन्हें निमेष कहा जाता है। अब दूसरे जो भेद होता है स्वरों का, दूसरा जो भेद होता है वो होता है दीर्घ स्वर। वो होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, इन्हें संदेक्ष स्वर भी कहा जाता है। संदेक्षर, संदेक्षर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर कहेंगे, द्विमात्रिक स्वर कहेंगे, संदेक्ष स्वर कहेंगे, गुरु स्वर भी इनको कहा जाता है। गुरु स्वर भी इनको कहा जाता है। जैसे इनको लघु कहा जाएगा तो इनको गुरु स्वर के नाम से भी जाना जाएगा। अब ये होते क्या है, इनकी परिभाषा हम समझ लेते हैं। दीर्घ स्वर का मतलब होता है दीर्घ यानी बड़ा। तो इसमें आप लोगों को अगर परिभाषा की बात करें तो दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे, यानी जिनके उच्चारण में यहाँ पे कम समय लगा था, 1 मात्रा का समय लगा था, यहाँ पे इनसे दुगना 2 मात्राओं का समय लगेगा। वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर, संदेक्ष स्वर या गुरु स्वर भी कहा जाता है। अब आप लोगों को यहाँ पे कुछ नए शब्द जानने को मिले। दीर्घ स्वर आप लोगों ने पढ़ रखा है, दीर्घ यानी बड़ा होता है, ठीक है। द्विमात्रिक यानी 2 मात्राओं का समय लगे उन्हें द्विमात्रिक दीर्घ स्वर कहते हैं। लेकिन संदेक्ष स्वर, संदेक्ष स्वर जो है, संदेक्ष स्वर ये क्या है? तो अब इसका संधि विच्छेद करें तो इसमें लिखा हुआ है संदेक्ष स्वर का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये संधि प्लस अक्षर से मिलके बना है। संधि प्लस अक्षर से मिलके बना है, यानी इसमें ये जो है ये ई में परिवर्तित हो गया। ये ई में परिवर्तित हो गया, इससे ये बचा बचा अक्षर और इधर संधि हो गया। संधि और अक्षर यानी वे स्वर वर्ण जिनमें संधि का नियम आए, संधि का नियम आए उन्हें संदिग्ध स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या यहाँ पे 4 हुई थी, तो इनकी संख्या कितनी बची? 7। इनकी संख्या 7 होती है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7, यानी इनकी संख्या जो है वो होगी 7। 7 जो है स्वर कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? इनकी 7 संख्या कौन कौन सी है? तो अब आप लोगों ने 4 लिखे थे, शुरुआत में 11 स्वर लिखे थे, उनमें से 4 को हटा दो। 4 जो स्वर है वो ह्रस्व स्वर में आ गए, बाकी जो बचे वो सारे दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। तो आ हो गया, दीर्घ ई हो गया, दीर्घ ऊ हो गया, ऐ हो गया, ऐ हो गया, ओ और औ। ये जो है 7 इनकी संख्या हो गई। 3, 3, 6 और 1 7, 7 इनकी संख्या हो गई। तो इनकी संख्या दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। अब हम बात करते हैं संधि अक्षर, यानी ये सारे जो अक्षर है ये संधि नियम के तहत आते हैं, इसलिए इनको संधि अक्षर भी कहते हैं। अगर एक जानकारी और लें हम तो दीर्घ स्वर जो होते हैं इनके भी 2 भेद माने गए हैं। दीर्घ स्वर है इनके भी 2 भेद माने गए। दीर्घ स्वरों के कौन कौन से भेद माने गए? संदेक्ष स्वर के कौन कौन से भेद माने गए? तो हम बात करते हैं दीर्घ स्वरों के 2 भेद माने गए। उनमें से पहला जो भेद होता है वो कहलाता है सजातीय स्वर। पहला जो भेद होगा सजातीय दीर्घ स्वर भी हम इन्हें कह सकते हैं। सजातीय दीर्घ स्वर, यानी दीर्घ स्वरों के कितने भेद होते हैं? दीर्घ स्वर के 2 भेद होते हैं, सजातीय दीर्घ स्वर। सजातीय दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो सजातीय का मतलब होता है समान जाति के, सजाति, ठीक है। समान जाति के जो स्वर वर्ण होते हैं उन्हें सजातीय कहेंगे। अब समान जाति का मतलब क्या हुआ? यानी वे स्वर वर्ण जो समान वर्णों से मिलके बने, एक ही वर्ण आए, जो वर्ण शुरुआत में आया वही वर्ण आए और उनसे वो दीर्घ हो जाए तो उन्हें सजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इन 7 में से 3 स्वर ऐसे हैं जो सजातीय हैं, समान जाति के स्वर है। वो कौन कौन से हैं? पहला आता है आ। आ जो है ये ए और ऐसे मिलके बना है, यानी इसमें दीर्घ संधि का उदाहरण आया है, जरूर आया है। दीर्घ संधि का उदाहरण है, ए और ऐसे मिलके आ बना है, तो इसे सजातीय दीर्घ स्वर कहेंगे। समान जाति, समान जाति आ रही है ना, ए भी समान है, ए भी समान है, तो सजातीय, ठीक है। सजातीय दीर्घ स्वर में पहला आ गया आ। दूसरा जो है वो होता है ई। दूसरा ई। अब आप लोग ई में बता सकते हो कि ई किससे मिलके बना है? तो ई जो है ये ई और ई दोनों से मिलके बना है, स्मॉल जो छोटी ई है, छोटी ई से मिलके बना है, तो ई दीर्घ, ये भी समान स्वर में या सजातीय स्वरों में आता है। तीसरा जो है ये है ऊ, और ऊ किन से मिलके बना है? ये बना है ऊ और ऊ से मिलकर बना है दीर्घ ऊ। तो सजातीय स्वरों की संख्या कितनी हुई? सजातीय स्वरों की संख्या 3 हो गई। सजातीय स्वरों की संख्या 3 हो गई। अब आगे देखो, अगर हम बात करें विजातीय स्वरों की तो अच्छा ठीक है, शुरू से यही से बताते हैं। सजातीय
सजातीय स्वर की अगर हम बात करें तो सजातीय स्वर जो है, सजातीय स्वरों की संख्या होती है 3। सजातीय स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। सजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं। सजातीय दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है। कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया आ, ठीक है। पहला आ जो है ये समान जाति के स्वरों से मिलकर बना है, ए और ए से मिलकर बना आ। दूसरा जो है ये हो गया दीर्घ ई, और ये किन से मिलकर बना है? ये बना है ई और ई से मिलकर बना है, तो ये दीर्घ ई, ये भी समान जाति के स्वरों में आएगा। तीसरा जो होता है वो है दीर्घ ऊ, और ये किन से मिलकर बना है? ये बना है मूल ऊ से, ऊ और ऊ से मिलकर बना है, बड़ा दीर्घ ऊ बनता है। तो समान जाति के दीर्घ स्वर कहलाएंगे वो 3 होते हैं, आ ई ऊ, ठीक है। ये हम दीर्घ स्वरों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, हम संधिक स्वर के बारे में जान रहे हैं। संधि स्वर यानी इनका संधि का नियम लग रहा है, यहाँ पे दीर्घ संधि का नियम लग रहा है, यहाँ दीर्घ संधि का नियम लग रहा है, यहाँ भी दीर्घ का लग रहा है, तो इन्हें संधिक स्वर भी कहा जाता है। इसलिए सजातीय स्वरों की संख्या 3 होती है। अब दूसरे जो स्वर होते हैं दीर्घ स्वरों के भेद, दीर्घ स्वर के 2 भेद होते हैं, पहला सजातीय, दूसरा विजातीय। तो विजातीय जो स्वर होंगे, विजातीय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या होते हैं विजातीय दीर्घ स्वर? विजातीय दीर्घ स्वर का मतलब होगा वे स्वर वर्ण जो अलग अलग वर्णों से मिलकर बने या अलग अलग वर्ण की जाति से मिलकर बने, उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। सजातीय का विलोम विजातीय, सजातीय समान जाति के, विजातीय अलग अलग स्वर वर्णों से मिलकर बने, उन्हें विजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होगी? तो इनकी संख्या 3 हुई, तो इनकी संख्या 4 हो जाएगी। तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं? ये 7 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो विजातीय स्वर में, विजातीय स्वर जो होते हैं इनकी संख्या 4 होती है। विजातीय स्वरों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तो विजातीय स्वर जो है ये कौन कौन से होते हैं? विजातीय स्वर जो है ये कौन कौन से होते हैं? तो इनकी संख्या 4 होती है, और 4 में पहला जो विजातीय स्वर है, अब बाकी जो 4 बचे हैं उनको लिखना है। पहला अपना हो गया ए, दूसरा ए, तीसरा ओ और चौथा औ। ये जो है विजातीय स्वर कहलाते हैं। विजातीय स्वर का मतलब वे स्वर वर्ण जो अलग अलग जाति के स्वर वर्णों से मिलकर बने, वे स्वर वर्ण जो संधि नियम में आते हैं, उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। तो ए जो बना है ये किससे मिलके बना है? आप लोगों ने पढ़ा होगा ए प्लस ई बराबर मिलके क्या बनता है? ए ही बनता है, बराबर ए ही बनता है। तो ये गुण संधि का नियम है, इसलिए इनको संधिक स्वर भी कहते हैं। ये दीर्घ सजातीय स्वर कहलाते हैं, विजातीय स्वर कहलाते हैं। ये संधिक स्वर यानी संधि में भी आते हैं, ठीक है। दूसरा जो है ये ए और ए से मिलके बना है, ए और ए से मिलके बना है, ए और ए से मिलके बना है दीर्घ ए, ठीक है। तो ये विजातीय स्वर यानी इसमें भी अलग जाति का स्वर वर्ण आया, यहाँ भी अलग अलग जाति के स्वर वर्ण आए, यहाँ भी अलग, यहाँ भी अलग, इसलिए इनको विजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं। तीसरा जो होता है ये ए और ऊ से मिलके बना है, ए और ऊ से मिलके बना है, तो इसे ओ बन जाएगा, तो ये विजातीय दीर्घ स्वर कहलाएगा, अलग जाति, और ये भी अलग जाति का है। चौथा जो है ये ए और ओ से मिलके बना है, ए और ओ से मिलके बना है, इसलिए इसको ओ जो है ये विजातीय दीर्घ स्वर कहलाता है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वर के भेद की बात करें तो 2 भेद होते हैं, पहला सजातीय, दूसरा विजातीय। सजातीय यानी समान जाति के स्वर वर्ण, इनकी संख्या 3 होती है। विजातीय की अगर हम बात करें तो विजातीय की संख्या अलग अलग जाति के स्वर वर्णों से मिलकर बने, उन्हें विजातीय कहते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। तो ये संधि नियम में भी आते हैं, इसलिए इनको संधिक स्वर भी कहा गया है। ऐसी जानकारी दुर्लभ है और जरूरी भी, ऐसी सूचना अपने लिए जाननी जरूरी है। अगर हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हो या हिंदी व्याकरण अगर आप लोगों को पढ़नी है तो ऐसी छोटी छोटी जानकारी जान लेना आप लिए जरूरी है। वैसे आप लोगों ने देखा होगा ये आप लोगों को गुण संधि में उदाहरण मिलता है, गुण संधि में मिलता है, और ये वाला उदाहरण जो वृद्धि संधि में मिलता है, ये गुण में और ये वृद्धि में, ये 2 तो गुण में मिलेंगे और 2 जो है वृद्धि में आप लोगों को उदाहरण मिलते हैं, इसलिए इनको संधिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अपना जो है स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के मात्रा व उच्चारण के आधार पर 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा था? पहला मूल स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, एकमात्रिक स्वर होते हैं, निमेष होते हैं। दूसरी हमने बात की दीर्घ स्वरों की। दीर्घ स्वर जो होते हैं इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, इन्हें संधिक स्वर भी कहते हैं। तो द्विमात्रिक हमने पढ़े। अब हम बात करते हैं तीसरे स्वर के भेद का। तीसरा प्रकार है स्वर का, जो तीसरा प्रकार है या स्वर का तीसरा भेद है मात्रा या उच्चारण के आधार पर, उन्हें हम कहेंगे प्लुत स्वर, उन्हें हम कहेंगे प्लुत स्वर। अब प्लुत का मतलब क्या है? प्लुत का मतलब होता है वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं जितना समय लगे। वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं जितना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहा गया है। इसलिए इनको त्रैमात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। त्रैमात्रिक यानी 3 मात्राओं जितना समय लगे उन्हें त्रैमात्रिक स्वर कह सकते हैं, उन्हें प्लुत स्वर कह सकते हैं। अब ये प्लुत स्वर होता क्या है? और हमने तो 11 स्वरों में पढ़ा नहीं है, लेकिन ये अलग स्वर है, ठीक है। अलग का मतलब है स्वरों में तो उनमें से होगा, स्वरों में उनमें से होगा, लेकिन इसका विशेष चिन्ह होता है ऐसे 3 जैसा,
तीन जैसा, जैसे हिंदी में आप लोग गिनती लिखते हो तो उस हिंदी का तीन जो है वो त्रैमात्रिक स्वर के अंतर्गत आता है, यानी त्रैमात्रिक स्वर। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा ओम लिखते हैं ना, ओम, उसमें इस तरह का स्वर वर्ण आप लोगों को दिखाई देता है, जिसमें आप लोग अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो आप लोगों को विदित नहीं रहता कि इसका अर्थ होता क्या है। इसे प्लुत स्वर कहते हैं, यानी ये प्लुत स्वर का चिन्ह है, प्लुत स्वर का चिन्ह है। अब ओम जो है इसमें ओ जो है इसके पीछे लगा हुआ त्रैमात्रिक स्वर, इसके पीछे लगा हुआ त्रैमात्रिक, यानी तीन मात्राओं का समय लगना चाहिए। किसके उच्चारण में? ओ के उच्चारण में। ओ के उच्चारण में तीन मात्राओं जितना समय लगना चाहिए तो उसे त्रैमात्रिक स्वर कहेंगे। चिन्ह तो ये हो गया, चिन्ह तो ये हो गया, त्रैमात्रिक स्वर का चिन्ह हो गया, ये हो गया चिन्ह, चिन्ह जो है ये हो गया। और ओम जो है इसमें ओ को त्रैमात्रिक स्वर कहेंगे, ओ को प्लुत स्वर कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि जिस स्वर वर्ण के पीछे लगा हुआ हो, ये चिन्ह जिस स्वर वर्ण के पीछे लगा हुआ हो उसी स्वर को, उससे पहले आने वाले स्वर को हम त्रैमात्रिक स्वर कहते हैं। परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न भी है, बहुत गहराई वाला प्रश्न है कि अगर किसी भी स्वर के पीछे इस तरह का चिन्ह प्रदर्शित होता है तो उससे पहले, इस चिन्ह से पहले ओ जो ये अपने को त्रैमात्रिक स्वर का चिन्ह दिखाई दे रहा है, प्लस स्वर का चिन्ह दिखाई दे रहा है, इससे पहले जो स्वर वर्ण आ रहा है उसे हम जो है उसे हम त्रैमात्रिक या प्लुत स्वर के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे कौन सा आएगा प्लुत स्वर में? यहाँ पे आएगा ओ। ओ क्या है? ये प्लुत स्वर की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह के तीन चिन्हों का कहाँ प्रयोग किया जाता है, यानी इस तरह के चिन्हों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इस तरह के चिन्हों का आप लोगों ने देखा होगा संगीत में, चीखने में, चिल्लाने में या संबोधन में। किसी को आवाज़ लगानी हो, आवाज़ लगानी है तो उसे लंबी टेल दे के आवाज़ लगाते हैं, तो उस समय इस तरह के चिन्ह जो आप लोगों ने देखे होंगे, किताब आती है उसमें आप लोगों ने देखे होंगे। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऐसा परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। तो इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग संगीत में किया जाता है। गीत गाते हैं, लंबी टेर लगा के गीत गाते हैं तो उसमें त्रैमात्रिक स्वर का प्रयोग किया जाता है, संगीत में इसका प्रयोग किया जाता है। संबोधन में इसका प्रयोग किया जाता है, किसी को आवाज़ दे के बुलाना है तो संबोधन में इसका प्रयोग किया जाता है। चीखने में इसका प्रयोग किया जाता है, चीखने में इसका प्रयोग किया जाता है। चिल्लाने में भी इसका प्रयोग करेंगे, चीखना चिल्लाना एक ही बात हो गई। चीखना और चिल्लाने में जो है, चिल्लाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। संगीत में, संबोधन में, चीखने में और चिल्लाने में प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। क्या ये उन स्वरों में शामिल है? तो ये जो चिन्ह है उन स्वरों में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन ओ जो है उसमें शामिल है। तो इसका मतलब जिसके भी पीछे लगेगा उससे पहले आने वाला स्वर वर्ण प्लुत स्वर कहलाएगा। जैसे एक आप लोगों को एक और उदाहरण देता हूँ, जैसे मैंने लिखा पिंकी, मैंने लिख दिया पिंकी और इसके पीछे मैंने प्लुत स्वर का चिन्ह लगा दिया। अब मैंने कहा निम्नलिखित में से प्लुत स्वर कौन सा है, निम्नलिखित में से प्लुत स्वर कौन सा है, और आप लोगों को विकल्प में दे दिए। विकल्प में इसने दे दिया की, विकल्प में इसने दे दिया ई, विकल्प में इसने दे दिया दीर्घ ई, और विकल्प में इसने दे दिया ये वाला चिन्ह प्लुत स्वर का। तो निम्नलिखित में से प्लुत स्वर, निम्नलिखित शब्द में, निम्नलिखित शब्द में प्लुत स्वर कौन सा है? तो क्या बताना है आप लोगों को? आप लोगों को ई बताना है, क्योंकि इसके पीछे लगा हुआ है दीर्घ ई के पीछे। पिंकी बोलोगे तो लास्ट में ई की ध्वनि आएगी, लेकिन ई बोलते समय लंबी आवाज में तीन मात्राओं जितना समय लगना चाहिए, 1 2 3। पिंकी ई बोलेंगे, ई तो उसमें ई को लंबा ले जाएंगे, पिंकी ई को जो है लंबा ले जाया जाता है, इसलिए इनको त्रैमात्रिक स्वर कहा जाता है, प्लुत स्वर कहा जाता है। तो ये स्वर जो है ये उच्चारण व मात्रा के आधार पे ये स्वरों के भेद हो गए। तो उच्चारण व मात्रा के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला ह्रस्व स्वर होता है जिसे मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कौन सा होता है? दीर्घ स्वर होता है जिसे संदिग्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा प्लुत या त्रैमात्रिक स्वर होते हैं। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन की अगर हम बात करें, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होंगे? वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला हमने स्वर पढ़ा, अब दूसरा हम पढ़ेंगे वर्ण के, दूसरा जो है व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा व्यंजन। अब व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन की परिभाषा की अगर हम बात करें, स्वर की परिभाषा की हमने बात की तो वह स्वतंत्र रूप से उच्चारण होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। लेकिन व्यंजन जो है उसका विपरीत होगा। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। तो इनकी परिभाषा में लिखेंगे वे वर्ण जो व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं, ये इनके पीछे जो है स्वर जुड़े होते हैं, तो ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन के पीछे क्या जुड़ता है? व्यंजन के पीछे स्वर जुड़ता है, तब जाके वो पूरा बोला जाता है। जैसे आप लोग क बोलते हो, क वर्णमाला के क में बोलते हैं, तो क जो है
इसमें व्यंजन भी जुड़ा हुआ है। अगर अपने को व्यंजन अलग निकालना है तो इसके नीचे हल या हलंत वाला चिन्ह लगाते हैं और इसमें जो है अ जुड़ा हुआ है, इसलिए व्यंजन कभी भी अकेला नहीं बोला जाता। व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए व्यंजन जो है स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं। अगर हम व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन की बात करें कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो व्यंजन के जो है उच्चारण के आधार पे, व्यंजन के उच्चारण के आधार पे व्यंजन के भेद, व्यंजन के उच्चारण के आधार पे 3 भेद होते हैं। व्यंजन के उच्चारण के आधार पे 3 भेद होते हैं। पहला जो भेद होगा, पहला जो भेद होता है उसे हम कहेंगे स्पर्श व्यंजन। पहला जो भेद होता है उसे हम कहेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्पर्श का मतलब होता है छूना, स्पर्श का मतलब होता है छूना। तो इसकी परिभाषा में हम क्या लिखेंगे? वे स्वर वर्ण, वे व्यंजन वर्ण, वे व्यंजन वर्ण जो जिनका उच्चारण करते समय मुख के किसी न किसी भाग को छुए, मुख के किसी न किसी भाग को छुए, उनको हम क्या कहेंगे? उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के किसी न किसी भाग को छुए स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजनों की कितनी संख्या होती है? 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। अब ये जो संख्या 25 होती है, इसमें प्रत्येक वर्गीय व्यंजन यानी प्रत्येक जो स्पर्श व्यंजन है उसका एक पंक्ति का प्रारंभिक का जो वर्ण होता है, पंक्ति का प्रारंभ का जो वर्ण होता है उसे वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, उसे वर्ग का प्रथम वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार कुल मिला के 25 स्पर्श व्यंजन है। तो कितने वर्गीय व्यंजन होंगे? तो बताना है 5 वर्गीय व्यंजन होंगे। कौन कौन से होते हैं? क होता है, च होता है, त, त और प, ये वर्गीय व्यंजन है। इनको कौन से व्यंजन बोलते हैं? इनको बोलेंगे वर्गीय व्यंजन, यानी वर्ग के प्रारंभिक वर्ण वाले वर्ग के पहले वर्ण है, वर्गीय व्यंजन के नाम से इनको जाना जाता है। वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 5। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजन में ये भी आते हैं, लेकिन पहली लाइन है इनका, यानी वर्गीय व्यंजन की पहली लाइन होने के कारण वर्गीय व्यंजन के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब जैसे मैं आप लोगों को लिखूँ, क के बाद में आता है ख, ख के बाद में आता है ग के बाद में आता है घ और घ के बाद में आता है अंग, अंग जिसे हम बोलते हैं। तो ये पहली जो क वर्गीय लाइन है, क वर्ग की लाइन है, ये क, ख, ग, घ और अंग, ये 5 जो है क वर्गीय वर्ण में प्रत्येक पंक्ति में 5 वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। पहली पंक्ति में ये 5 वर्ण। दूसरी पंक्ति की अगर बात करें तो छ के बाद में ज के बाद में झ और फिर ये आता है। तो ये 5 वर्ण जो है ये च वर्ण वाली लाइन में हो गई। इसके बाद में ट में, त के बाद ठ के बाद में ड, ध और न, ये 5 वर्ण इसमें होंगे। त के बाद में थ और थ के बाद में द, ध, न, प के बाद में फ, ब, भ और म। इस प्रकार कुल मिला के इनकी संख्या 25 हो गई। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का जो प्रारंभिक वाला वर्ण होता है उसे वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है। और ये जो वर्ण है, ये वर्ण, इन सभी वर्णों को उदित वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। स्पर्श व्यंजनों को उदित वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये उदित वर्ण हो गए। वर्गीय व्यंजन, उदित वर्ण, वर्गीय व्यंजन ये प्रारंभिक वाले वर्ण, उदित वर्ण, इन सभी 25 जो स्पर्श व्यंजन इनको उदित वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अब इस जो प्रत्येक वर्गीय व्यंजन है उसके अंत में 5वां अक्षर है, 5वां अक्षर है, इसे पंचमाक्षर के नाम से भी जाना जाता है। पंचमाक्षर के नाम से भी जाना जाता है, यानी पंचम अक्षर जिसे कहते हैं। और ये पंचमाक्षर है, इनको नासिके के नाम से भी जाना जाता है, इनको नासिके के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का उच्चारण जो है यहाँ से होगा तो क वर्ग का जो उच्चारण होगा इसका माना जाएगा। वैसे तो इनको नासिके की श्रेणी में प्रथम दर्जा देंगे, यानी नासिके वर्ण भी इनको माना जाता है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? 25 हुई। ठीक है। वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? तो 5 वर्गीय व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क, च, ट, त, प। ठीक है, ये वर्गीय व्यंजन की पंक्ति अपने को ध्यान रखनी है। ये पंचमाक्षर है, इन्हें नासिके वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। उदित वर्ण हो गए। उदित वर्ण के बाद में अब एक यम वाला नियम बता देता हूँ। यम का नियम बता देता हूँ। यदि क, ख, ग और घ ये चारों वर्ण हैं, इन चारों वर्णों के बाद में अगर ये द्वित्व वर्ण में आए, अगर ये चारों में से कोई सा भी वर्ण, द्वित्व वर्ण का मतलब होता है एक आधा और एक पूरा, लेकिन समान होना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को लिखा क, तो क में एक आधा एक पूरा आया,
ठीक है। ग लिखा एक आधा एक पूरा, तो इन्हें हम द्वित्व वर्ण कहते हैं, यानी दो वर्ण समान एक बार बार आ जाए, दोनों वर्ण आ गए समान वाले, एक आधा एक पूरा, इन्हें द्वित्व वर्ण कहा जाता है। तो इनको कौन से वर्ण कहेंगे? इन्हें कहेंगे द्वित्व वर्ण, इन्हें हम कहेंगे द्वित्व वर्ण। और अगर क ख ग घ ये द्वित्व वर्ण के रूप में आ जाए और इनके अंत में कोई भी पंचमाक्षर आ जाए, कोई भी पंचमाक्षर आ जाए, तो वो यम का नियम कहलाता है। वो कौन सा नियम कहलाएगा? यम का नियम कहलाता है। जैसे मैंने लिख दिया, शुरुआत में लिखा चिकन, अब चिकन में ये द्वित्व वर्ण के रूप में आया और इनके बीच में पंचमाक्षर आ गया, पंचमाक्षर न जो है ये पंचमाक्षर है और ये यहाँ पे आ गया, तो इस ये जो नियम है निम्नलिखित शब्द में कौन सा नियम लगा हुआ है? तो पहले तो बताएंगे, अगर इनकी बात करें तो द्वित्व वर्ण है और इनके बीच में पंचमाक्षर आया तो इसको यम वाला नियम कहेंगे। कौन सा नियम कहेंगे? यम वाला नियम कहेंगे। इसी तरह एक उदाहरण है ढक्कन वाला, देखो ढक्कन में भी इस तरह लिखे तो ढक्कन में भी यम का नियम लगा हुआ है। तो यम का नियम यानी क ख ग घ के तुरंत बाद में अगर कोई पंचमाक्षर आ जाए तो वहाँ पे लगने वाला नियम यम का नियम कहलाता है। हम बात कर रहे थे व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन हमने पढ़े, यानी जो वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख्य किसी न किसी भाग को छुए स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 होती है और प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का लाइन होती है और इन सभी को उसमें इन्हें जो है उदित वर्ण भी कहते हैं और इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ये पंचमाक्षर हो गए, पांचवा अक्षर पंचमाक्षर के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम व्यंजन के भेद की बात करें तो दूसरा भेद है, पहला भेद हमने पढ़ा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। द्वित्व वर्ण हमने जाने, यम का नियम हमने जाना, उदित वर्ण हमने जाने, नासिक के हमने जाने। दूसरा जो भेद होता है वो कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन का दूसरा जो भेद होता है वो कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ का अर्थ क्या होता है? अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अंतस्थ का अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें, अंत यानी अंदर, स्थ यानी स्थित, यानी वे वर्ण, वे व्यंजन वर्ण जो हमारे अंदर या उदर गुहा जिसे हम कहते हैं, वे वर्ण जो हमारी उदर गुहा में स्थित होते हैं या उदर गुहा से बोले जाते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब ये उदर गुहा क्या है? यानी पेट के अंदर से, पेट की गहराई से जो बोले जाते हैं, उधर यानी पेट, गुहा यानी गुफा या अंदर से गहराई से जो बोले जाते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो है इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं? इनकी संख्या ये र ल व, ये होगा, ये के बाद र होगा, र के बाद ल और व। ये तो हो गया अपना वर्ण के अनुसार क्रम। वर्ण क्रम अगर पूछे तो वर्ण क्रम तो ये होता है। अगर आप लोगों को पूछे कि संधि क्रम कौन सा होता है, पहले हम बात कर ले, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ये र ल व। बहुत सौ के मन में विचार आया होगा कि ये के बाद में व आता है, व के बाद में र आता है, फिर ल आता है। तो वहाँ पे आप लोग लिखो, ये अगर वो वाला लिख दे, ये व र ल, ये व र ल लिखा हमने, तो ये जो क्रम होता है ये वर्ण की दृष्टि से अशुद्ध माना गया। यानी वर्ण क्रम में यह नहीं आता है, ये के बाद रही आता है, र के बाद ला आता है, वो आता है। ये आता है संधि क्रम में। ये कौन सी क्रम में आता है? ये आता है संधि क्रम में। अगर आप लोगों को पूछ ले कि यह व र ल कौन सा क्रम है, वर्ण क्रम है या संधि क्रम है, तो संधि क्रम में आप लोगों ने यण संधि पढ़ी होगी। वहाँ पे ई को यण ची, ई का ये हो जाता है, उ का व हो जाता है, री का र हो जाता है और री का ल हो जाता है। तो वहाँ पे यण संधि के नियम यानी संधि क्रम में ये व र ल आता है। और व्यंजन क्रम की बात करें, व्यंजन क्रम की बात करें तो ये र ल व आता है। ये वर्ण क्रम हो गया, ये संधि क्रम हो गया। तो अब अगर अपने को पूछे कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब ये व्यंजन जो है अंतस्थ व्यंजनों को, अंतस्थ व्यंजन है, इनको अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाता है। इनको अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाता है। अब इन्हें अर्धस्वर यानी आधे स्वर क्यों कहेंगे? आधे स्वर इसलिए कहेंगे कि ये संधि नियम के तहत स्वरों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये संधि नियम के तहत स्वरों में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए इनको अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये र ल व। अब ये र ल व देखो, ये जो है संधि नियम के तहत ई में परिवर्तित हो जाता है, दीर्घ ई में भी हो सकता है, ठीक है। ये और र जो है ये री से बना यानी री में परिवर्तित हो जाता है, और ल जो है ये री में, और व जो है ये ऊ में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये कहलाते हैं, ये इन्हें इसलिए इनको अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाता है, यानी स्वरों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये ई में परिवर्तित हो जाता है, वह ऊ में परिवर्तित हो जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ई में परिवर्तित हो जाता है, वह ऊ में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसलिए इनको
अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाता है। इन स्वरों में यानी इन अंतस्थ व्यंजनों में, इन ये जो अंतस्थ व्यंजन है इन्हें अर्धस्वर कहेंगे। इनमें संप्रसारण की क्षमता होती है, संप्रसारण की क्षमता होती है। संप्रसारण का मतलब प्रसारित करने का, यानी अर्धस्वर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों को पूछे कि संप्रसारण क्षमता वाले वर्ण कौन से हैं, ये रह कैसे हैं, तो बताना है कि ऐसे स्वरों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये ई में परिवर्तित हो जाता है, वह ऊ में परिवर्तित हो जाता है। ये वाला उदाहरण आप लोगों को बताना है, इसलिए इनमें संप्रसारण की क्षमता होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। तीसरा जो भेद है वो व्यंजन के तीसरे भेद है, उन्हें हम कहेंगे उष्म व्यंजन। तीसरे जो भेद होते हैं उन्हें हम कहते हैं उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, अब उष्म व्यंजन का शाब्दिक अर्थ क्या है? उष्म व्यंजन जो है, उष्म का मतलब होता है उष्मा से, यानी वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे पेट से या हमारे मुख से गर्म उष्मा निकले, गर्म हवा बाहर निकले या गर्म उष्मा निकले, उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन कहेंगे। साथ में इन्हें उष्म व्यंजन के साथ में संघर्षी व्यंजन का दर्जा दिया गया है। संघर्षी व्यंजन भी इनको कहा गया है। संघर्ष यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में संघर्ष करना पड़े, मुख में जीभ को किसी न किसी भाग को छूते हुए संघर्ष करना पड़े, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं, उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 4 होगी। इनकी संख्या कितनी होगी? 4 होगी। इनकी संख्या कौन कौन सी होती है? तो इनकी संख्या होती है क्ष, श और है। ठीक है, ये जो है ये क्ष, स और है होता है, ये संघर्षी व्यंजन या उष्म व्यंजन कहते हैं। अब ये चारों या अपने को समानार्थी लग रहे हैं, 3 से तो अपने को समानार्थी लग रहे हैं, इनका उच्चारण हम सीधे सीधे कर देते हैं। तो इनके बारे में भी हम समझ लेते हैं कि ये क्ष कौन सा है, ये स कौन सा है और ये स कौन सा है, इनके बारे में हम समझते हैं। तो ये जो क्ष है इसको हम तालव्य क्ष के नाम से जाना जाता है, इसे हम तालव्य श के नाम से जाना जाता है। यानी तालव्य जो है अपने, या तालु जो है अपने मुख की छत कही जाती है, और ये जो स है इसका उच्चारण करते समय अपनी जो जीभ होती है वो मुख के ऊपर की ओर जो तालु है उसको स्पर्श करती हुई ये ध्वनि उच्चरित होती है। इसे हम तालव्य श के नाम से जाने जाएंगे। यानी जीभ को ऊपर की ओर घुमाना है, ऊपर की ओर घुमाते हुए उसे अपने चेहरे से, अपने जो ऊपर का जो तालु है उससे स्पर्श करना है, श, ऐसे इसका उच्चारण होगा। तो ये तालव्य श के नाम पे जाना जाता है। ये जो श है इसे हम मूर्धन्य श के नाम से जानते हैं, इसे हम मूर्धन्य श के नाम से जानते हैं। यानी इसका विपरीत, अब यहाँ पे ये जो स इसका उच्चारण करेंगे तो अपनी जो जीभ होती है वो अपनी जो दांत होते हैं नीचे जो अपनी जीभ जो है जहाँ से छुई हुई है, जीभ का जहाँ से कनेक्ट हुआ है या संबंध हुआ है, वहाँ उसको जीभ को नीचे की ओर घुमाना है, दांतों के अंदर की ओर अंदर घुमाते हुए इसका उच्चारण करेंगे श। तो ये मूर्धन्य स कहलाता है। और ये जो स है इसे हम दंत्य स के रूप में कहते हैं। यानी इसका उच्चारण करते समय सीधा बोल दिया जाता है, जीभ दांतों से स्पर्श करती है इसलिए दंत्य स कहेंगे। और ये है जो है इसे कंठे भी कहते हैं, और पहली प्राथमिकता से उरिया काकल के नाम से भी जाना जाता है। इसे उरिया काकल वर्ण के नाम से भी जाना जाता है और इसको कंठे भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है का उच्चारण क्षमता हो गई। तो आज हमने जो है वर्ण के भेद पढ़े, वर्ण की परिभाषा पढ़ी, वर्ण के 2 भेद हमने पढ़े। वर्ण के भेद पढ़ते हुए हमने स्वर और वर्णों के बारे में जाना। अब आगे जो आने वाला भाग है उसमें आगे जो वर्ण आएंगे, जैसे उत्सिप्त व्यंजन है, प्रकंपित है, लुंठित है, इनके बारे में जानकारी जो है आगे वाले भाग में हम आपको देंगे। धन्यवाद दोस्तों।